मित्रों नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र आपसे फिर मुखातिब हूँ। आया हूँ फिर से कुछ किताबों को लेकर, किताबों की बातें लेकर। मोबाइल के इस युग में किताबों की फिर से बातों की कोशिश, किताबों से फिर से आपको जोड़ने की कोशिश और किताबों के द्वारा आपको फिर से संस्कारित करने की कोशिश। यही कोशिश है सातरंग की, यही कोशिश है हमारी और यही कोशिश है हर अच्छे लेखक की, हर अच्छे पाठक की। मित्रों, आज हम बात करेंगे 4 किताबों की। पहली किताब है प्रेम एक पालतू बिल्ली, निधि अग्रवाल का कहानी संग्रह है। बेहद अलग किस्म का कहानी संग्रह है ये। उसके बाद दूसरी किताब है समय एक दस्तक, लघु कथा संकलन, देश का शायद संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लघु कथा संकलन। डॉक्टर कांता राय ने संपादन किया है इसका। तीसरी किताब है व्यंग संग्रह। आप जानते हैं व्यंगकार हूँ तो व्यंग की बात जरूर करूँगा। व्यंग संग्रह है आलस्य मेव जयते, ये मृदुला श्रीवास्तव का व्यंग संग्रह है। और चौथी किताब है बिल्कुल अलग ढंग की किताब, नारी सशक्तिकरण को और हमारी जो वीरांगनाएं हैं उन्हें दोबारा से याद करने की हमारी कोशिश है इस किताब के माध्यम से। और ये किताब है रिंकल शर्मा की भारत की 75 वीरांगनाएं। मित्रों, आइए हम बात करते हैं किताबों की। पहली किताब यानी प्रेम एक पालतू बिल्ली की। प्रेम एक पालतू बिल्ली जो संग्रह है निधि अग्रवाल का, निधि को हम लोग उस कहानीकार के रूप में जानते हैं कि जो लगातार प्रयोग से जुड़ी रहती हैं। प्रयोगवादिता उनका बहुत बड़ा गुण है और उनका जो प्रयोगवादिता है उसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये भी है कि वो कहीं पर भी पठनीयता पर दुष्प्रभाव नहीं डालती। उनकी ये रचनाएं जो हैं, तो उनकी जितनी कहानियां हैं, मैंने जो चाहे वो शोक पर्व हो, चाहे वो प्रेम एक पालतू बिल्ली हो, चाहे वो शैतानी तुरही हो या 5वें पुरुष की तलाश में हो, उनकी 14 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। और ये 14 की 14 कहानियाँ अलग परिवेश से आपका परिचय कराती हैं, अलग किस्म के माहौल से आपको जोड़ती हैं। और ये कहानियाँ ना तो कंटेंट की दृष्टि से सरल है और ना ही ये अपनी बुनावट की दृष्टि से सरल हैं। ये कहानियाँ नहीं हैं, दरअसल ये कहानियाँ बेचैनी का अनुवाद करने की एक सार्थक कोशिश के रूप में कहानियाँ हमारे सामने आती हैं। हम देखते हैं कि कहानियाँ कहीं बहुत गहरे तक, आपके कहीं बहुत गहरे तक अंदर घुसकर कुछ अलग सा तलाश करने की कोशिश करती हैं। कई बार तो ये कहानियाँ ऐसा भी करती हैं कि जहाँ पर आपको लगता है कि कहानी ख़त्म हो रही है या कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जानी चाहिए थी, वहाँ से कहानी शुरू होती है। यानी कि कई बार हम कहानी में से के ख़त्म हो जाने के बाद उसके सिरों को जोड़कर कहानी को फिर से बुनने की कोशिश करते हैं। जो निर्माण की प्रक्रिया है, ये जो बहुत अलग किस्म से कहानी बुनने की प्रक्रिया है, ये आपको बहुत हद तक अचंभित भी करती है, चकित भी करती है और बहुत हद तक प्रभावित भी करती है। बस शर्त ये है कि इन कहानियों की कि ये कहानियाँ कहती हैं आपसे कि आप हमें एक विशेष मूड में रहकर पढ़ें। अगर आप हमारे लिए एक मूड बनाकर पढ़ेंगे तो ये कहानियाँ आपको बहुत दिनों तक याद रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें पारंपरिक सोच की कहानियाँ नहीं हैं। शोक पर्व जैसी कहानियाँ भी हैं कि जो पारंपरिक बुनावट के हिसाब से चलती हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझको लगती है निधि की, कि निधि कहानियों में जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करती। उनकी कोशिश रहती है कि वो जैसे चिड़िया जो है अपने अंडे के ऊपर बैठकर उसको सेकती है ताकि उसमें से बच्चा जब निकले तो वो हिस्ट पुष्ट हो, उसी तरह निधि अग्रवाल का जो कहानीकार है वो अपनी कहानियों के ऊपर बैठ जाता है और बड़े आराम के साथ कहानियों को बुनता है। कोई जल्दबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ी नहीं, और कहानियाँ इसीलिए अपने मकाम पर बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही प्रभावी ढंग से पहुँचती हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो कहानियाँ हैं निधि अग्रवाल की, ये कहानियाँ बहुत ज़रूरी कहानियाँ हैं, बड़े अलग टेम्परामेंट की कहानियाँ हैं और इन कहानियों को पढ़े जाना चाहिए। अब आपको बताता हूँ कि इसकी कहानी है
प्रेम एक पालतू बिल्ली जो शीर्षक कहानी भी है, उसमें मुग्धा जो लड़की है उसका विवाह किन्हीं कारणों से बहुत बड़े रईस से अपनी से दुगनी उम्र के व्यक्ति से होता है और वो कुछ ऐसा तलाश रही है जो उसके अंदर से मिसिंग है। वो लड़की बहुत शार्प है, वो लड़की बहुत व्यवहारिक है, लेकिन उस व्यवहारिकता के बीच में भी कहीं कुछ एक ऐसा बिंदु है जिसको वो लगातार खोजने की कोशिश कर रही है, लगातार जो अप्राप्य है, लगातार जो उसे कुछ छूटा हुआ है उसको पाने की कोशिश कर रही है। बड़ी इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ, पांचवें पुरुष की तलाश में भी ऐसी कहानी है, शैतानी तुरई है, बहुत अलग टेम्परामेंट की कहानी है। और कहानियों के कंटेंट से लेके बुनावट तक निधि कोशिश करती हैं कि वो जो एक बंधा बंधाया शिल्प है उसको अधिकांश जगहों पर तोड़ें। इसलिए उनकी कहानियों में कई जगह पर सब हेडिंग भी आते हैं और कई जगह पर उसमें बीच में कविताएं भी आती हैं। कुछ बहुत सारी परंपरागत चीज़ें आती हैं जो बहुत ज़्यादा जो कहानी का जो पैरामीटर बना हुआ है उसमें कई बार फिट भी नहीं होती। तो मित्रों, ये कहानी संग्रह राजकमल प्रकाशन से आया है और ये कहानी संग्रह एक विशिष्ट मानसिकता में पढ़े जाने की मांग करता है और विशेष रूप से वो लोग जो नए मिजाज की कहानी को पसंद करते हैं उनको ये कहानियाँ पढ़नी चाहिए। इसी के साथ मैं इस कहानी पर बात यहीं ख़त्म करता हूँ। उसके बाद एक और किताब आई है, लघु कथा की किताब है, लघु कथा का संकलन है और मैंने इस संकलन को इसलिए लिया कि यह संकलन 567 पृष्ठों का है और सिर्फ ये इसकी मोटाई ही अचरज का विषय नहीं है, इसके अंदर जो कंटेंट है ये भी बहुत अलग है, बहुत गंभीर है और बहुत सार्थक कोशिश है ये लघु कथा के ऊपर। इसमें हम देखेंगे कि 122 लेखकों की रचनाएं हैं। सबसे पहले तो अशोक भाटिया जो आलोचक हैं लघु कथा के, उनका लघु कथा की बनावट पर एक बहुत अच्छा लेख है उनका, हिंदी लघु कथा बुनावट और प्रयोगशीलता, बहुत अच्छा लेख है। और लघु कथा के नाम पर लिखे जा रहे जो दृष्टांत हैं या कहानियों के जो संक्षिप्तीकरण हैं उन पर ये प्रहार भी करता है और लघु कथा को नए ढंग से समझने की कोशिशों पर भी बल देता है। उसके बाद विष्णु प्रभाकर जी ने जो लघु कथा के लिए काम किया है, लघु कथा को बनाने में जो उनकी भूमिका रही है उस पर भी उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उनकी कई लघु कथाएँ उसमें सम्मिलित की गई हैं। इसमें 122 लघु कथाकार हैं जिसमें असगर बजाज भी हैं, जिसमें डॉक्टर हरीश नवल भी हैं, जिसमें बलराम जी भी हैं, डॉक्टर बलराम अग्रवाल भी हैं, जिसमें विक्रम चोपड़ा भी हैं, इसमें बहुत सारे डॉक्टर कमल चोपड़ा भी हैं, सुभाष नीरव भी हैं, महेश दर्पण जी भी हैं, ये सब हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से इस संग्रह में डॉक्टर कांता राय ने कोशिश की थी कि लघु कथा के ऊपर बातचीत की शुरुआत हो, तो उसमें कुछ जगहों पर मुझे लगता है कि और काम होना चाहिए था। मसलन लघु कथा पर कुछ और लेख होने चाहिए थे। लघु कथा की जो बुनावट है उसको लेकर तो एक लेख है, लेकिन लघु कथा का इतिहास, लघु कथा का वर्तमान, लघु कथा को किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि लघु कथा के नाम पर बहुत सारा ऐसा भी आ रहा है कि जो बहुत कुछ हो सकता है लेकिन लघु कथा नहीं है। लघु कथा कोई छोटी सी बात को कह बर डालना, किसी उदाहरण को दे देना, किसी दृष्टांत को दे देना ही लघु कथा नहीं है, वरना लघु कथा का अपना एक अलग पैरामीटर है। और जब लघु कथा या व्यंग्य जैसी विधाएं अपने सृजन काल में होती हैं, अपने शैशव में होती हैं, धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं, उन पर इस तरह के आलोचनात्मक लेखों की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उससे जो नए आने वाले रचनाकार हैं उन्हें दिशा निर्देश प्राप्त हो और उनको पता चले कि उनको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। हाँ, एक चीज़ में मैं और भी देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से विष्णु प्रभाकर जी पर को विशेष रूप से उन पर ध्यान दिया गया है,
उसी तरीके से मुझे लगता है कि जिन लोगों ने लघु कथा का व्याकरण बनाने में मदद की, जिन लोगों ने लघु कथा को एक अलग विधा के रूप में स्वीकृत कराने में बहुत काम किया, और जिन लोगों ने लघु कथा का एक ढांचा भी तैयार करने में काम किया, उन लोगों की लघु कथाएँ भी इसमें होनी चाहिए थी। उनका एक बेशक अलग से खंड हम ले सकते थे, जो संपादक हैं वो ले सकते थे, जिनमें मैं समझता हूँ हरिशंकर परसाई, शंकर पोताम्बेकर और लघु कथा के बेहद महत्वपूर्ण हस्ताक्षर जिन्होंने लघु कथा के व्याकरण पर भी काम किया, लघु कथा के इतिहास पर भी काम किया, लघु कथा का जो शिल्प विधान है उस पर भी काम किया। जगदीश कश्यप का भी नाम इसमें होता और बहुत सारे मित्र इसमें होते तो अच्छा लगता, जिन्होंने बहुत इस पर काम किया है। फिर भी ये संग्रह बेहद महत्वपूर्ण संग्रह है और इस तरह के संग्रह और भी आने चाहिए, बशर्ते कि उसमें आलोचनात्मक पक्ष और सबल होकर आए। तो मैं चाहता हूँ कि जो लघु कथा के पाठक हैं वो इस संग्रह को अवश्य देखें। ये संग्रह आया है अपना प्रकाशन से, भोपाल से। तो 600 रुपये का ये संग्रह है, 595 रुपये का, और मैं समझता हूँ कि 566 पेज का संग्रह बुरा नहीं है 595 रुपये में। उसके बाद चूँकि व्यंग का आदमी हूँ तो व्यंग की बात जरूर करूँगा। अब एक संग्रह है व्यंग का, आलस्य मेव जयते। यह संग्रह मृदुला श्रीवास्तव जी का है और मृदुला जी को आप बता दें कि मृदुला जी बहुत अच्छी कहानीकार हैं, सिद्धस्थ कहानीकार हैं और उनके कई संग्रह आ चुके हैं, उपन्यास आ चुका है और ये उनका शायद पहला या दूसरा ही संग्रह है। लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि ये संग्रह नया संग्रह नहीं लगता। इसमें मृदुला जी ने देर आयत दुरुस्त आयत की जो बहुत पुरानी जो हमारी कहावत है उस पर बिल्कुल खरी उतरती हैं वो, क्योंकि उन्होंने कोशिश की है कि वो जो व्यंग का जो पैरामीटर्स हैं, व्यंग के जो सरोकार हैं, व्यंग की जो जनोन्मुखता है और व्यंग का जो मूल कार्य है प्रहारात्मकता, उसको वो साध कर चलने की कोशिश करती हैं और अधिकांश रचनाओं में, सभी रचनाओं में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकांश रचनाओं में वो सफल रही हैं। उनकी रचनाओं को अगर मैं बात करूँ तो उनके पास 40 इसमें उनकी व्यंग कथाएँ हैं और इन 40 व्यंग कथाओं में व्यंग रचनाएँ हैं, ये अधिकांश व्यंग कथाएँ हैं। और आप इनके अगर आप शीर्षक देखें तो आपको लगेगा कि क्योंकि शीर्षक जो है वो तिर्यक अवश्य होना चाहिए ताकि पाठक को पता चले कि वो पढ़ क्या रहा है। तो शीर्षक हैं बॉस की सर्विसिंग, गांधी जी को आने दो, बापू ने दरवाज़ा खोला, कॉपी टू ऑल। ये रचनाएं, ये शीर्षक बताते हैं कि इस संग्रह में कैसी कैसी रचनाएं आने वाली हैं। ये संग्रह अमन प्रकाशन कानपुर से आया है और मुझको लगता है कि जहाँ जहाँ मृदुला श्रीवास्तव व्यंग कथा को साधने की कोशिश करती हैं वहाँ वो, चूँकि उनका प्रसंग वक्रता पर बहुत अच्छा कमांड है, बहुत अच्छा नियंत्रण है, वहाँ वे बहुत प्रभावित करती हैं। निबंधों में ऐसा कम हो पाता है। जहाँ तक भाषा की उनकी बात करूँ, जहाँ तक उनके शिल्प की बात करूँ तो उनका भाषा पर बहुत अच्छा नियंत्रण है और शिल्प में वो विट और आयरनी दोनों ही शब्द शक्तियों का बहुत अच्छा प्रयोग करती हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वो शब्द शक्तियों के संतुलन के माध्यम से व्यंग को उसकी परिणति तक ले जाए। तो मृदुला श्रीवास्तव का ये जो संग्रह है आलस्य मेव जयते, मैं चाहूँगा कि जो लोग व्यंग के अच्छे व्यंग के पाठक हैं उन तक ये संग्रह पहुँचे। संग्रह पढ़ने लायक तो अवश्य है और ये निराश संग्रह नहीं करेगा। उसके बाद में जो चौथी किताब है हमारी वो है रिंकल शर्मा की भारत की 75 वीरांगनाएं। बिल्कुल अलग ढंग की किताब है। आप कह भी सकते हैं कि साहित्यिक किताबों के बीच में ये किताब कहाँ से आई, लेकिन मैं कहता हूँ कि जब कोई किताब कई सारे उद्देश्यों को लेके चलती है, जब कोई किताब ऐसी कोशिश करती है कि वो उस नारी सशक्तिकरण का जो नारा है उसको भी साथ लेके चले और साथ ही साथ ये भी कोशिश करे कि जो
जिन लोगों ने, वीरांगनाओं ने देश के लिए काम किया, हमें देखिए भगत सिंह के नाम पता है, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम पता है, खुदीराम बोस का नाम पता है, हमें बहुत सारे अपने पुरुष क्रांतिकारियों के नाम पता है, मंगल पांडे का नाम पता है, लेकिन हमें बहुत कम वीरांगनाओं के नाम पता है, जबकि उन लोगों ने भी उतना ही काम देश के लिए किया, उन्होंने भी उतना ही बलिदान देश के लिए दिया जितना कि बाकी लोगों ने। लेकिन शायद हम अपनी जो वीरांगनाएं थीं उन पर उतना ध्यान हम नहीं रख पाए। तो मेरी कोशिश है कि जो ये किताब है कि इस किताब पर भी बात अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। भारत की 75 वीरांगनाएं, ये जो किताब है रिंकल शर्मा की, ये किताब इसलिए भी अलग से पढ़े जाने योग्य है। हमेशा हम कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास या साहित्यिक अन्य धाराओं की जो किताबें हैं उनको ही हम पढ़ते रहते हैं, लेकिन 75 वीरांगनाएं जैसी किताबों को पढ़ा जाना इसलिए ज़रूरी है कि ये किताबें कई अनछुए पन्नों से हमको परिचित कराती हैं। बहुत सारी जो अनसंग हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोइंस हैं जो हमारे समाज के, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया है, उनसे परिचय कराती हैं। और साथ ही साथ ये नारी सशक्तिकरण का जो एक मुद्दा है, इस मुद्दे को भी बड़े पुरजोर तरीके से उठाती हैं। आप अगर इन 75 वीरांगनाओं की बात करें तो जहाँ इनमें बेहद चर्चित वीरांगनाओं के नाम हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं, अजीजन बाई हैं, दुर्गा भाभी हैं, दुर्गाबाई देशमुख हैं, सरोजनी नायडू हैं, बेगम हजरत महल हैं, रानी गांडिल्यू हैं, झलकारी बाई हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, विजय लक्ष्मी पंडित हैं। ऐसे जहाँ इतने बड़े बड़े नाम हैं, वहीं पर कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनके बारे में हिंदी समाज, विशेष रूप से हिंदी समाज जो बहुत अधिक परिचित भी नहीं है। जैसे मैं अगर आपसे बात कहूँ कि क्या आप उमाबाई कुंडापुर को जानते हैं, या आप बीना दास जी को, सोफिया दिलीप सिंह जी को जानते हैं, तो आप शायद कहेंगे नहीं, या आप सोचने की कोशिश करेंगे। जबकि इस कृति में, इस पुस्तक में कोशिश की गई है कि जो पिछले पन्ने पर जो लोग रह गए और जिन लोगों ने काम उतना ही महत्वपूर्ण काम किया, तो उन लोगों को भी सामने लाया जाए, ताकि आने वाला जो समाज है, वो चाहे स्त्री समाज हो चाहे पुरुष समाज हो, वो इन सबसे प्रेरणा लेकर देशभक्ति की ज्योत को फिर से जला पाने में समर्थ हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ जो इसमें कहानियाँ हैं, इसमें जो कुछ घटनाएं हैं, उनमें मुझको लगता है कि कई जगह तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं, जैसे सोफिया दिलीप सिंह की घटना है या कनकलता बरुआ की घटना है। अब आप सोचिए, 16-17 साल की, 18 साल की एक युवती है जिसकी शादी होने वाली है, और एक गहपुर थाना है तेजपुर के से 82 किलोमीटर दूरी पे, वहाँ पर ये होता है कि गहपुर थाना जो है उस पर क्रांतिकारी लोग जो हैं वो तिरंगा फहराएंगे, और तिरंगा फहराने के लिए जब चलते हैं तो कनकलता बरुआ आगे आगे चल रही हैं, और जब झंडा फहराने जाते हैं तो जो दरोगा है वो कहता है आगे मत बढ़िए वरना मैं गोली मार दूंगा, बिल्कुल ध्यान नहीं रखूँगा कि तुम में कितने पुरुष हैं कितनी महिलाएं हैं। लेकिन कनकलता बरुआ कहती कोई बात नहीं, आप गोली चलाइए, हम नहीं रुकेंगे, हमको आज झंडा फहराना है गहपुर थाने पे तो हम फहराएंगे। और ये झंडा लेकर आगे बढ़ती हैं और दरोगा गोली चला देता है, वो गिरती हैं, वंदे मातरम का आवाज़ करती हैं, झंडे को थामे रहती हैं, तभी दूसरा व्यक्ति उनके हाथ से झंडा ले लेता है, और लगातार लोग गिरते जाते हैं, गोलियां उनको लगती हैं, लगातार लोग गिरते जाते हैं, लेकिन झंडा हाथ से नहीं छूटता। अब आप सोचिए कि 18 साल की एक बच्ची है, 18 साल की लड़की है जिसका कुछ दिनों के बाद विवाह होने वाला है, वो अपने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है, और ये जो बलिदान है ये बहुत दिनों तक याद रहता है, ये चीज़ें बहुत दिनों तक याद रहती हैं। आज जब बेईमानी, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें
आ रही हैं, वहीं देश पर, सच्ची देशभक्ति पर, नकली देशभक्ति की मैं बात नहीं कर रहा, सच्ची देशभक्ति जैसी कनकलता बरुआ जैसी, अजीजन बाई जैसी, झलकारी बाई जैसी, दुर्गा भाभी जैसी वीरांगनाओं पर बात किए जाने की आवश्यकता है। तो मित्रों, रिंकल शर्मा की ये किताब डायमंड बुक से छपी है और 350 के पेज के करीब की किताब है, 300 रुपये की किताब है। और ये किताब सिर्फ साहित्यिक पाठकों के लिए नहीं, बल्कि ये हर वे के, हर टेस्ट के पाठकों के लिए किताब ज़रूरी है। तो मित्रों, आज हमने 4 किताबों पर बातें की। पहली किताब थी एक पालतू बिल्ली, कहानी संग्रह निधि अग्रवाल का। दूसरी थी समय की दस्तक, लघु कथा संकलन कांता राय जी का। तीसरी थी मृदुला श्रीवास्तव की आलस्य में जयते। और चौथी थी रिंकल शर्मा की भारत की 75 वीरांगनाएँ। 4 अलग अलग ढंग की किताबें और उन पर बातें। तो मित्रों, अगले हफ्ते, अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे, फिर 4 किताबों के साथ, फिर नए सिरे से चर्चा करेंगे कहानियों की, कविताओं की, उपन्यास की, संस्मरण की, रेखाचित्र की, जो किताबें हमारे सामने आएंगी। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद।